दोस्तों अभी तमिलनाडु में ना अजब का विवाद चल रहा है। दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु में बजट पेश किया गया। वहां पर जो हमारे भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह है, जो देवनागरी लिपि में लिखा है, अब दोस्तों उसको उन्होंने बदल के तमिल भाषा की कोई लिपि में रख दिया। दोस्तों ये जानते हुए भी कि इससे देश की एकता और अखंडता को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है, उसकी बदनामी होती है और देश का संप्रभुता को भी बहुत ज्यादा धक्का लगता है। और दोस्तों तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री ये बात अच्छे जानते हैं कि रुपए के प्रतीक चिन्ह को बदलना या कुछ भी करना राज्य सरकार के हाथ में नहीं होती। ये प्रमुख रूप से ना आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी ऐसा एमके स्टालिन क्यों कर रहे हैं? दोस्तों ये सब सोची समझी चीज है और इस चीज को अगर समझना है ना तो हमको भारत के इतिहास के जड़ों में जाना पड़ेगा। दोस्तों जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे और दोस्तों उनका कार्यकाल बहुत जबरदस्त था और मान के चलो कि सारा का सारा जो केंद्र हो राज्य हो सभी का सभी चीज मुख्य रूप से कांग्रेस के हाथों में थी और दोस्तों क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व ना के बराबर था। और दोस्तों कांग्रेस का भी काम ऐसा था ना कि उसमें कोई और लोग को पसंद या नापसंद की कोई बात ही नहीं थी। तो दोस्तों अगर क्षेत्रीय पार्टियों को ऐसे समय में अगर ऊपर उठना होगा तो कुछ ऐसा काम करके दिखाना होगा जो सबसे अलग हो। क्षेत्रीय लोगों को बता सके कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपके लिए ऐसा काम करें जो राज्य सरकारें मतलब जो केंद्र सरकार और कांग्रेस सरकार नहीं कर पाएगी। इसी क्रम में दोस्तों तमिलनाडु के जो राजनेता हैं वो दो टाइप की राजनीति मुख्य करने की सोची। पहली राजनीति हिंदी का विरोध इस नाम पर कि हिंदी को तमिल के ऊपर थोपा जाएगा और तमिलनाडु को जबरदस्ती हिंदी बोलवाया जाएगा। और दूसरी चीज सनातन का विरोध, अंधविश्वास विरोध के नाम पर। तो दोस्तों अगर इसी क्रम में अगर देखा जाए तो 14 सितंबर 1949 को संविधान निर्माण के क्रम में संविधान सभा द्वारा यह निश्चित किया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा बना दिया गया। दोस्तों ये होना क्या था कि अपने उस राजनेता जो तमिलनाडु के थे अपने एजेंडे के तहत घनघोर विरोध चालू हो गया। वैसे तो पूरा दक्षिण भारत में इसका विरोध हुआ लेकिन इसका प्रमुख विरोध तमिलनाडु में हुआ, या ये मान के चलो कि उस विरोध का नेतृत्व ही तमिलनाडु किया। और दोस्तों उसके इस विरोध को देखते हुए ये जो शुरू में जब हिंदी को राजभाषा बनाया गया था तो साथ में ये प्रावधान भी किया गया था कि लगभग 15 वर्षों तक अंग्रेजी को भी हम राज्य भाषा के रूप में मानेंगे और उसके बाद तय करेंगे। लेकिन दोस्तों इसके विरोध को देखते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 को संशोधित कर दिया गया और दोस्तों 1965 से ऐसा नियम ला दिया गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी अनिश्चित काल के लिए राजभाषा रहेगी। और दोस्तों 1965 से लेकर आज तक इसीलिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी राजभाषा है। अब दोस्तों पहला तो उनका एजेंडा पूरा हो गया हिंदी विरोध का। अब दोस्तों दूसरा उनका एजेंडा यह था कि सनातन का विरोध अंधविश्वास के नाम पर करो ताकि लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं तरीके से खींचे। तो दोस्तों ये सब भी उनका चलते रहा। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में हमेशा गलत सलत बात की और उसके बाद में उनकी राजनीति चली भी, रंग भी लाई। यहां तक कि दोस्तों अभी कुछ दिन पहले जो 24 में चुनाव हुआ था उसमें भी एमके स्टालिन के जो बेटे द्वारा हिंदू धर्म को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां की गई थी और उसके बाद उन्हें जीत भी मिला, फायदा भी मिला, ऐसा नहीं हुआ, उनका ये कोशिश सफल भी रहा। अब दोस्तों अब हुआ क्या, अब देश की राजनीति और देश के लोगों का मूड थोड़ा बदल रहा है। दोस्तों अभी देखा गया कि अभी जो महाकुंभ लग रहा है तो महाकुंभ में बहुत बड़ा जन सैलाब देखा गया। और दोस्तों महाकुंभ तो वैसे जन सैलाब लाया ही और महाकुंभ के जन सैलाब और इंटरेस्ट भी पहले से दिख रहा था। और उसी के परिणाम स्वरूप देखा जाए तो महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव बीजेपी जीत गया। महाराष्ट्र में तो उम्मीद भी थी, हरियाणा में कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन जीत गई। और दोस्तों उसके बाद महाकुंभ के दौरान ही दिल्ली की सीट बीजेपी लगभग 27 साल बाद वापस जीती। और वही नहीं, उसके बाद महाकुंभ के दौरान ही छत्तीसगढ़ और हरियाणा में स्थानीय चुनाव हुए, नगरीय स्थानीय चुनाव, उसमें भाजपा का एकदम प्रचंड जीत दिखा। तो दोस्तों अब उन लोग को अब एमके स्टालिन जो सरकार उनको समझ में आने लगा कि अभी तक तो सनातन विरोध का मुद्दा चल रहा था लेकिन भविष्य में ये नहीं चलेगा क्योंकि अब हिंदू धर्म के प्रति लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और इस चीज़ को सीरियस में ले रहे हैं। कुछ भी कोई बोलता है तो अब नहीं सुनते। तो उनको पता है कि भविष्य में एक तो चलेगा नहीं और दूसरा नेगेटिव असर पड़ेगा। इसलिए दोस्तों अब इन्होंने सनातन विरोध का मुद्दा को अब इन्होंने हटा दिया। और हिंदी विरोध की बात है तो अभी जब से नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुआ है तब से इन्होंने बहुत उकसाया लोगों को। लेकिन दोस्तों लोग
ये हिंदी का विरोध से भी नहीं मार रहे हैं, लोग उनकी बातों में नहीं आ रहे, वो भी उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो अब उनका हिंदी विरोध अपने आप ठप हो गया। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे दक्षिण भारतीय हैं जो उत्तर भारत में काम करते हैं, दक्षिण भारतीय भाई लोग, और आते हैं और यहां पर स्मूथली हिंदी में बात करते हैं। और सबसे मजे की बात है कि कोई भी दक्षिण भारत का कोई भी नागरिक हो, भाई हो, बहन हो, आराम से यहाँ आता है तो उनको हिंदी बोलने के लिए कोई कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं पड़ती, आते हैं स्मूथली बोल लेते हैं। मतलब कि दोस्तों हिंदी इतना तो कम से कम कंफर्टेबल है ना कि दक्षिण भारत लोग उत्तर भारत में आकर समझ ले रहे हैं। तो दक्षिण भारत के जो नागरिक हैं उनको ये बात समझ में आ रही है कि हिंदी का इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, हिंदी से कैसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। मान लो कोई दक्षिण भारत का अच्छा खासा पढ़ भी ले, इंग्लिश में एक्सपर्ट भी हो जाए, तो इंग्लिश भाषा में बोलेगा तो उसका कनेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये बात सब समझते हैं, इसलिए स्टालिन का ए मैटर अब बंद हो गया है। अब दोस्तों उनको खुराफात के लिए कोई और चीज दिखना चाहिए, और ये नहीं समझते कि उनका खुराफात से देश का इमेज विश्व में क्या जाता है। तो दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया, रुपए का जो प्रतीक चिन्ह को बदल दिया, और दोस्तों इसका हर तरफ घनघोर विरोध भी हो रहा है। दोस्तों इस टाइप की जो राजनीति है दोस्तों देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है, और दोस्तों ये देश की संप्रभुता को भी क्षति पहुंचाता है। दोस्तों अगर हर राज्य इसी तरीके से अपना अलग प्रतीक चिन्ह बनाने लग जाए, हर राज्य अपना अलग से नियम बनाने लग जाए, तो देश का क्या होगा। और दोस्तों जो भी हो, ये सब नेता जो है ना दोस्तों, ये देश के लिए कम, खुद की राजनीति के लिए ये सब नेता अपने राजनीति के लिए ही गलत कदम उठा रहे हैं। दोस्तों अभी के समय जो जनता है ना दोस्तों, उसके पास कम्युनिकेशन क्रांति है। दोस्तों आज से 25 साल 30 साल पहले क्या होता था कि जनता के पास कुछ संचार का साधन नहीं थे, दुरुस्त साधन नहीं थे, एक रेडियो था और एक अखबार था, और दोस्तों इसी के कारण जनता ठीक से चीज़ों को नहीं समझ पाती थी। लेकिन दोस्तों अब हर एक जनता के जेब में मोबाइल के रूप में कम्युनिकेशन का एक तगड़ा साधन है, उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और बहुत सारे साधनों से जनता पल पल की खबर लेती है और उसका एनालाइज भी करती है, एनालाइजेशन देखती भी है। तो दोस्तों अब अगर जितना है चुनाव ना सचमुच, तो काम ही करना पड़ेगा, इस टाइप की बयानबाजी करके अपने काम को ढक नहीं सकते। और दोस्तों तमिलनाडु की जनता भी ये बात जानती है, तमिलनाडु की जनता भी ये बात अच्छे जानती है कि हमारा काम तमिलनाडु बस में रहने से नहीं होगा, हमें तमिलनाडु से बाहर भी जाना है, और तमिलनाडु से बाहर के लोग आएंगे उनसे भी हमें दोस्ती बढ़ाना है, और वो दोस्तों हिंदी से ही हो सकता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों एमके स्टालिन के द्वारा इस टाइप की करतूत की जा रही है। तो दोस्तों आपको ये एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।